नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर तथा खतौली विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 7 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में योगी सरकार पारित कराएगी इस वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों का सिलसिला हुआ शुरू। अगले 1 साल के लिए G20 के एजेंडे को तय करने पर हो रहा है मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने अपने पक्षों में उनका लिया आशीर्वाद। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया अवलोकन। दिखी उत्तर दक्षिण की मिलीजुली सांस्कृतिक झलक। समाचार विस्तार से। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आज हो रहे मतदान को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर मतदान करा रही हैं। बूथों पर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने समर्थकों को वोट डलवाने में लगे हैं। सपा मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह और सपा की डिंपल यादव के बीच है। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए 16,800 जवान तैनात किए गए हैं। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 5 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है, जिसमें मैनपुरी, सदर, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी जनपद शामिल है। इसके साथ ही इटावा जिले का जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में भी मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। पूरे जनपद के सभी मतदान केंद्रों पे, सभी बूथ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी लगे हैं। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और विभिन्न जनपदों से आया हुआ पुलिस बल लगा हुआ है, जिससे कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आयोग के मानक के अनुरूप सभी जगह पुलिस बल लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में बूथ के बाहर भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिससे अगर बूथ के बाहर भी किसी तरह की विवाद की कोई संभावना न रहे और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हम तत्परता से उसे निपट सकें। कुल लगभग 8,000 कार्मिकों को हम लोगों ने लगा रखा है, जिसमें से 10% रिजर्व और 1756 बूथों पर हमने मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा पीठासीन अधिकारी की ड्यूटियां लगा रखी हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर, कुछ बूथों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट का भी रखा हुआ है, जिससे कि जनपद में हमें चुनाव कराने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मतदान पर और जानकारी के लिए चलते हैं मैनपुरी दूरदर्शन संवाददाता सुबोध मिश्र के पास। जी सुबोध, जैसा कि इस वक्त मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव पर सभी की नजर लगी हुई है, जानना चाहेंगे आपसे कि सुबह का वक्त है, मतदान कैसा चल रहा है और क्या इंतजाम किए गए हैं? मतदान सुबह का वक्त है। इस वक्त शहरी क्षेत्र में मतदान कम हो रहा है। महिलाएं और पुरुष मतदान के लिए निकले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अपने अपने समर्थकों से अधिक मतदान प्रतिशत कराने में लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे मुलायम सिंह यादव सांसद थे, उनकी निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है और उनके अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहाँ से चुनाव मैदान में है समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से भी पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य हैं और उन्हीं के दो के बीच मुकाबला है। बसपा ने और कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। यहाँ पे 4 निर्दलीय भी मैदान में है। तो मतदान सुबह का वक्त है। 5.2% मतदान हो चुका है सुबह 9 बजे तक और 4 विधानसभा मैनपुरी क्षेत्र की लगती हैं। भोगांव विधानसभा है और मैनपुरी सदर है और किशनी विधानसभा है और करहल विधानसभा है। एक विधानसभा जसवंत नगर है, वो इटावा जनपद से है। तो कुल मिलाकर ये 5 विधानसभाएं हैं और 5% से अधिक मतदान हो चुका है सुबह 9 बजे तक। और मतदान देहाती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर मतदान प्रतिशत ज्यादा है, वहाँ लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। शहरी क्षेत्र में अभी कम है।
जी। जी, इंतजाम क्या है वहां पर, जानना चाहेंगे आपसे। पूरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 16,000 जवानों की तैनाती हुई है और कई पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई है। पुलिस बल बहुत कार्रवाई की है। जो वैसे लोग चिन्हित लोग किए गए हैं उनको उठाया भी गया है, जो पिछले चुनाव में उपद्रव करते रहे हैं। तो जी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई के तहत अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है। जी जी, सुबोध, जानकारी के लिए धन्यवाद। रामपुर विधानसभा के उपनिर्वाचन के लिए मतदान आज सवेरे शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मादंड लगातार पोलिंग पार्टियों द्वारा मतदान केंद्रों पर कराए जा रहे मतदान पर नजर रखे हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज सवेरे 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 454 पोलिंग बूथ हैं, जहां सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रामपुर शहर विधानसभा के लिए आज हो रहे उपचुनाव में सभी पोलिंग बूथों पर मतदान करने के लिए मतदाता कतार लगाए हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। रामपुर शहर विधानसभा के लिए आज हो रहे उपचुनाव में भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है। आरक्षित पोलिंग पार्टियों को मिलाकर कुल 500 पोलिंग पार्टियों को मतदान कार्य के लिए तैनात किया गया है। साथ ही 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। रामपुर को 34 सेक्टर्स में बांटा गया है और उसी हिसाब से जो हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं और ताकि सकुशल और बिना किसी बाधा के निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हो गया। पोलिंग पार्टियां 369 बूथों पर मतदान करा रही हैं। मतदान के दौरान निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सीबी सिंह, चुनाव प्रेक्षक और जनपद के सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। खतौली उपचुनाव में 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी सैनी और राष्ट्रीय लोक दल के मदन भैया के बीच मुख्य मुकाबला है। यहां कुल 3,12,446 मतदाता विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुल हमारे यहाँ 369 बूथ हैं और 171 पोलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे कल मतदान होना है। तो 369 पोलिंग पार्टियाँ भी हैं हमारी, जो यहाँ से बसों के माध्यम से फोर्स के साथ जाएंगी। हम लोगों ने कुल 37 सेक्टर्स में अपने इस पूरे एरिया को बांटा है विधानसभा को और 9 जोनल एरिया में बांटा है। इसके ऊपर हम लोगों ने सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने तैनात कर रखे हैं, जिनके इक्विवेलेंट पुलिस ऑफिसर्स भी, पुलिस मजिस्ट्रेट भी और जो भी हायर पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी तैनात कर रखे हैं। मुजफ्फरनगर में चल रहे मतदान पर और जानकारी के लिए चलते हैं मौके पर मौजूद दूरदर्शन संवाददाता रणवीर सैनी के पास। जी रणवीर, मुजफ्फरनगर विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, जानना चाहेंगे आपसे। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में कल अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री इन दिनों गुजरात मतदान के सिलसिले में गुजरात की यात्रा पर हैं। उन्होंने अति व्यस्तता के बावजूद भावपूर्ण क्षणों में मां के साथ समय बिताया और उनसे पारिवारिक और निजी बातचीत की। प्रधानमंत्री की मां से मुलाकात देशवासियों के लिए एक संवेदनपूर्ण संदेश का वाहक बनी। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने जा रही है। अनुपूरक बजट का आकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। सदन में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने से पहले प्रदेश कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर तक चल सकता है।
आज पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा दिवंगत सपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सदन श्रद्धांजलि भी देगा। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल जहां सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाने की तैयारी में है, वहीं सरकार भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आज से शुरू होने के मद्देनजर कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में पक्ष और विपक्ष के नेताओं से अपील की। बैठक में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के अलावा बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह, कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना, सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर, जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी और अपना दल पार्टी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि सत्र के पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें सदन के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। हो गया भैया, चलिए हो गया, अब बात मान लो। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुजफ्फरनगर में चल रहे मतदान पर और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं दूरदर्शन संवाददाता रणवीर सैनी के पास। जी रणवीर, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त मुजफ्फरनगर विधानसभा के उपचुनाव के लिए काफी तैयारियां होंगी, तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इंतजाम किए गए हैं वहां पर, और जो भी रुख है मतदाताओं का वो कैसा है? मुजफ्फरनगर में सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, लेकिन मतदान की जो गति है वो बहुत ज्यादा धीमी है। सुबह 9 बजे तक जो 6.9% मतदान हो पाया है, क्योंकि यहाँ किसान जो सुबह अपना खेती का कार्य करते हैं बाद में ही मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो जो मतदान है वो लगभग 11 बजे से 2 बजे के बीच में गति पकड़ने की संभावना है। और यहाँ 3,12,446 मतदाता हैं, 14 प्रत्याशी मैदान में हैं और 369 बूथों पर मतदान हो रहा है। जो यहाँ इस चुनाव में भाजपा और रालोद का सीधा मुकाबला है। बसपा, सपा और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी रणवीर, ये तो बात हो गई मतदान की और मतदाताओं की। जानना चाहेंगे आपसे कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां पर? नहीं, सुरक्षा को लेके कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। जो अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया है और उच्चाधिकारी लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। जी रणवीर, जानकारी के लिए धन्यवाद। 1 दिसंबर को भारत G20 के अध्यक्ष बन चुका है और उसकी अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला शुरू भी हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में 4 दिन तक चलने वाली शेरपा की बैठक का आगाज हो गया है। इस बैठक के अगले 1 साल के लिए G20 के एजेंडे को तय करने पर मंथन होगा, तो वहीं अगले साल होने वाले शिखर सम्मेलन के वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर भी सहमति बनाने पर विस्तार से बातचीत होगी। G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत के नेतृत्व में G20 की पहली बैठक रविवार से राजस्थान में शुरू हो गई है। G20 के शेरपा की 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बैठक में मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर फोकस होगा, जिसमें तकनीकी परिवर्तन, हरित विकास, लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, महिलाओं की अगुवाई में विकास, सतत विकास के कार्यान्वयन में तेजी लाना, समावेशी और लचीले विकास को सुगम बनाने पर होगा। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि बैठक देशों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मदद करेगी। We are as Sherpas working for the leaders of the world. One of the key challenges before all of us is that how do we bring in inclusive,
resilient, sustainable growth? How do we accelerate the pace of creating better livelihoods? How do we ensure that there's better learning outcomes? How do we ensure that we can improve health and the quality of life of citizens all across us? G20 के शेरपा की इस बैठक में भारत अपनी अध्यक्षता में प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखेगा, तो वहीं अगले पूरे एक साल के लिए ये बैठक पूरा एजेंडा तय करने में भी मददगार साबित होगी। इस बैठक में सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर मंथन करके आपसी सहमति बनाने पर भी जोर होगा, जिसको अगले साल नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। We've seen the breakdown of global supply chains. We are seeing 70 countries in the world suffering from global debt. We are actually seeing a huge crisis of climate action and climate finance. At this moment of crisis, India is taking over the presidency of G20. Our belief is that every crisis is a huge opportunity. इस बैठक में शामिल होने के लिए जब G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों समेत अन्य आमंत्रित प्रतिनिधि जब उदयपुर पहुंचे, तो उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक साफ नजर आई। अपने स्वागत और भारत की मेहमान नवाजी से अभिभूत मेहमानों ने भारत की अध्यक्षता में G20 की सफलता की बात कही है। To make sure that G20 is there to overcome global challenges. We want to make sure that G20, together with India as the presidency, can make concrete steps and fight these crises. Act together and on key economic issues and climate issues and to deliver. And it's really great to see that in India, your Prime Minister, great ambition to deliver for the world. I think this is it's a pretty natural for our two countries to make good use of the G20. We need to make further efforts to enhance our friendly bilateral relations. उदयपुर में हो रही इस बैठक की शुरुआत सतत विकास के बेहतर कार्यान्वयन में तेजी लाने पर एक चर्चा के साथ होगी। बैठक के दौरान जहां भारत सभी कार्यकारी समूहों की प्राथमिकताओं से सदस्य देशों को अवगत कराएगा, तो वहीं G20 देशों, अतिथियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विचारों को भी अपनी कार्य योजना में शामिल करेगा। शेरपा बैठक के दौरान 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके तहत तकनीकी परिवर्तन, हरित विकास, लाइफ, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, बहुपक्षवाद, खाद्य ईंधन और उर्वरक सुरक्षा, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, पर्यटन और संस्कृति जैसे विषय शामिल हैं। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए आपसी बातचीत के लिए चाय पर चर्चा के एक सत्र का आयोजन भी किया गया है। शेरपा बैठक में शामिल हो रहे प्रतिनिधियों को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सांस्कृतिक कला प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर में शामिल कुंभलगढ़ किले, रणकपुर मंदिर की यात्रा भी शामिल है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सबके सामने रखेगा, जिसका मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता को ग्रहण करते समय कहा था कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता में जिस थीम पर काम करेगा, वो समावेशी, महत्वाकांक्षी, क्रिया उन्मुख और निर्णायक होगी। वाराणसी में वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु की सांझी संस्कृति की चर्चा 5000 साल पुराने तमिल संगम साहित्य में मिलती है। उन्होंने बताया कि संगम साहित्य में तमिल तीर्थयात्रियों द्वारा काशी के संबंध में विवरण लिखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे 2 भिन्न राज्यों की संस्कृति और कला को साथ लाने में सफल रहा है और ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में तमिलनाडु से आए कलाकारों एवं स्थानीय कलाकारों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीता। पिछले 10-15 दिन काशी तमिल संगम के लिए जो तमिलनाडु से आ रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं, उनके मन में जो भावना लेकर जा रहे हैं, वो भावना 5000 साल पहले तमिल संगम साहित्य में उसका जिक्र है। वो भावना कौन सा है? उस संगम लिटरेचर में
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करने के समय बोलता है, क्यों उतावना आपके मन में क्यों है? आपके मन में इतना उतावली, मुझे याद है एक विषय का दिला रहा है, वाराणसी में देश बहुत सारे लोग आते हैं, उनको वाराणसी में जो रह रहे हैं उन मन में ये भावना होता है कि इन सबको कैसे सही ढंग से इधर रहने का व्यवस्था थे, तो सब ध्यान देते, फिर वो जब वापस जाएंगे बनारस के ऊपर अच्छे विचार के साथ जाएंगे। ऐसे बनारस में रहने वाले के मन में सोच होता है, ऐसे हमारे 5-7 साल पहले देखा हुआ है। वाराणसी के महमूर में स्कूलों के छोटे बच्चों ने सोच के अनुरूप विज्ञान प्रदर्शनी में अपने अपने विविध मॉडलों को प्रदर्शित किया। इनमें ज्यादातर मॉडल टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। बच्चों ने वाराणसी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप 21वीं सदी भारत के बढ़ते कदम मॉडल इस प्रदर्शन में दर्शाया है। इसमें ब्रह्मोस और तेजस जैसे मॉडल के साथ साथ पर्यावरण और सोलर एनर्जी, राम जन्मभूमि मंदिर कॉरिडोर के अलावा अन्य मंदिरों के मॉडलों को प्रमुख से प्रदर्शित किया गया है। देखिए, किसी जो सदी है ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी आधारित है, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका भी सपना है कि भारत हर क्षेत्र में आगे जाए, तो ये प्रदर्शनी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है और बच्चों ने अपनी अपनी सोच, अपनी नई क्रिएटिविटी और जो वाकई हमारे पास उपलब्ध है उसको अपने जो मॉडल के माध्यम से दर्शाया है। मिर्जापुर जिले के चुनार ब्लॉक में बगही गांव एक ऐसा गांव है जिसने मॉडल गांव के 23 बिंदुओं को पूरा किया है। गांव में रहने वाले नागरिकों ने आपसी सहयोग से इसे मॉडल गांव बनाया है और जो लोग बाहर रह रहे हैं वे भी इस गांव को मॉडल गांव बनने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। यहां लाइब्रेरी के लिए गांव के बाहर कमा रहे युवाओं ने पूर्ण सहयोग किया है। ग्राम प्रधान ऋषु पटेल ने बताया कि गांव के सहयोग से बच्चों को खेलने कूदने की भी पूरी सुविधा दी जा रही है। गांव के युवाओं ने पूरा खेल मैदान अपने श्रम से बनाया है। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हीरालाल IAS ने कहा कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब पूरा देश विकसित नहीं हो पाएगा। दौरान दौड़ प्रतियोगिता और खेल-कूद की कई प्रतियोगिता कराई। पहले तो ये मॉडल गांव के लिए हमारे गांव वाले ने बहुत ही सहयोग किया है, हर चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए इसमें ये नहीं है मॉडल गांव, जैसे कि मुख्यमंत्री जी जो ये मिशन बनाए हुए हैं शक्ति, नारी का ये सुधार, नारी का सर्वोच्च जो है, इसके लिए हमारे गांव में बहुत ही महिलाएं जो घर के बाहर नहीं निकलती थी वो आज मॉडल गांव के हिसाब से वो बहुत आज खुल के आई है बाहर। इस ये जिससे कि खास ये जो है बनाई हुई है, जहाँ यहाँ पे मार्केट में जो बिक्री नहीं होता है, आप जैसे यहाँ पे बिक्री अब ये दिखाया गया है, आप जाके दिखाया जाएगा यहाँ पे, अब जाके खुल के बाहर मार्केटिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा जो हाथ कला से बनाया जाता है। देखिए, जो महात्मा गांधी जी का सपना है ग्राम स्वराज का और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का है पूरा स्कीम, तो जिन्होंने थ्योरी दिया है कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत गांव में बसता है। तो देखिए, अब पूरे गांव के लोग, सभी बच्चे, महिलाएं, देखिए क्या जोश है। ऊर्जा को हम लोगों ने इकट्ठा किया है और इस ऊर्जा के माध्यम से ही गांव का हम विकास करना चाहते हैं। जो गांव के लोग बाहर रहते हैं, यहाँ से पढ़ लिख के बाहर निकल गए, उनको हम लोगों ने नाम दिया है NRV, ठीक है ना। इस उत्तर प्रदेश में हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, वैसे गांव का स्थापना दिवस हम लोगों ने जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है उसमें 25 पॉइंट, उसमें एक पॉइंट है स्थापना दिवस मनाना, कि गांव के सभी लोग आए, गांव में जो हुनर है, जो अच्छाई है, उसको गांव का एक आदमी दूसरा जाने।
मथुरा में वृंदावन के कण-कण में श्री कृष्ण और राधा का वास है। राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं वृंदावन में देखने और सुनने को मिलती हैं। आइए आपको राधा रमण मंदिर की पुरातन परंपरा के बारे में बताते हैं, जो देशी विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए वर्षों से आकर्षण और आस्था का केंद्र बनी हुई है। वृंदावन के राधा रमण लालजू मंदिर की रसोई में 500 वर्षों से लगातार अग्नि प्रज्वलित है, जो आज भी जारी है। रसोई में माचिस का प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। राधा रमण लालजू मंदिर से जुड़े भक्त और चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य कहे जाने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लगभग 475 वर्ष पहले मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन की लकड़ियों को एक दूसरे के साथ घिसा तो अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने ही हवन कुंड से निकली इस अग्नि को मंदिर की रसोई में प्रयोग करने की परंपरा शुरू की थी, जिसे मंदिर के सेवायत और उनके वंशज बदस्तूर निभाते चले आ रहे हैं। इसी अग्नि से भगवान राधा रमण लालजू का प्रसाद तैयार होता है। भगवान राधा रमण जू लाल मंदिर की पौराणिक मान्यता है कि ठाकुर राधा रमण लाल का प्राकट्य 475 साल पहले शालिग्राम शिला से हुआ। माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की साधना और प्रेम के वशीभूत होकर वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा की प्रभात बेला में भगवान राधा रमण जू लाल प्रकट हुए थे। उसमें अग्नि का प्रवेश नहीं है पिछले 500 वर्ष से। इस राधा रमण मंदिर में जो अग्नि होती है, लकड़ियों पे भोजन आज भी जो प्रसाद बनता है वो कच्चा प्रसाद वो लकड़ियों पे ही बनता है, और उसी को ही जब कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे रख दिया जाता है। धीरे धीरे वो सुलगती रहती है पूरी रात, तो सुबह आकर उसी अग्नि से फिर और लकड़ियाँ प्रज्वलित करके हम अपने चूल्हों को जलाते हैं, उसी पे ही प्रसाद बनता है। तो ये अग्नि बाहर से कहीं से प्रवेश नहीं होती है, वही एक ही अग्नि जो 500 वर्ष से चली आ रही है, उसी अग्नि से प्रसाद बनता है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर, पहली बार। अरे मेरी दाम, मैं क्या बात है पापा? से HIV के बारे में उनके बात होना इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर तथा खतौली विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। 9 बजे तक सुरक्षा किए गए इंतजाम। देश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 7 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में योगी सरकार पारित कराएगी इस वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों का सिलसिला हुआ शुरू। अगले 1 साल के लिए G20 के एजेंडे को तय करने पर हो रहा है मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने भावपूर्ण क्षणों में मां का लिया आशीर्वाद। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया अवलोकन। दिखी उत्तर दक्षिण की मिली जुली सांस्कृतिक झलक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।